हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, अब इस चैप्टर में हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था तो हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि कंज्यूमर की कैसी डिमांड होती है, कब डिमांड ज़्यादा होती है, कब कम होती है। अब इस चैप्टर का नाम क्योंकि सप्लाई है एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, तो हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कब वो सप्लाई ज़्यादा करेगा, कब कम करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली चीज़ जो आती है चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सप्लाई है, तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड which a producer is willing to bring to the market at a particular price during a period of time। इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि सप्लाई हम उस चीज़ को बोलेंगे, गुड्स की वो क्वांटिटी, गुड्स की क्वांटिटी, जो गुड्स का मतलब जो उसने प्रोडक्शन जिस चीज़ का किया है, जो उसने प्रोड्यूस करा है अपनी, हाँ ना, जो प्रोड्यूस किया है उसकी कितनी क्वांटिटी वो मार्केट में बेचने को रेडी है, ही इज़ विलिंग टू ब्रिंग। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि उसकी विलिंगनेस, कि सामान हो सकता है उसने ज़्यादा बनाया हो, प्रोडक्शन ज़्यादा किया हो, लेकिन वो मार्केट में कितना बेचना चाहता है, हिज विलिंगनेस टू ब्रिंग टू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उस प्राइस पे जो उस टाइम उस गुड का चल रहा है। ठीक है, और ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितना सामान मार्केट में बेचना चाहता है इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, तो इस पूरी डेफिनेशन में जो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं, वो तो पहली चीज़ है क्वांटिटी, जो वो बेचने के लिए रेडी है मार्केट में। विलिंगनेस, विलिंगनेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जितना चाह रहा है, सारी क्वांटिटी को आप नहीं मार्केट में बेच सकते हो, जितना उसका मन है उतना ही वो सप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस, किस प्राइस पे वो बेचना चाह रहा है, एंड लास्ट इज पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम बेचना चाह रहा है। बाकी चीज़ तो सिंपल है, विलिंगनेस मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, सप्लाई और स्टॉक, ये दो वर्ड्स का मीनिंग एकदम डिफरेंट होता है। ये नहीं कि जो स्टॉक है, जो उस प्रोड्यूसर ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो सारा का सारा वो मार्केट में बेच देगा, नहीं, उसमें से कितना सामान वो बेचना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो ये विलिंगनेस होती है। ठीक है, और स्टॉक जो उसने मैन्युफैक्चर किया या जो भी वो बेचना चाह रहा है, जो प्रोडक्शन है उसका। ओके, और सप्लाई इज विलिंगनेस। ओके, पहली चीज हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, जिनसे इफेक्ट होती है सप्लाई। ठीक है, तो जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, पढ़ा था कि सप्लाई भी हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और एक मार्केट, पूरा मार्केट को एज अ होल भी लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक फर्म या एक प्रोड्यूसर की हम अगर बात कर रहे हैं, तो वो जो सप्लाई कर रहा है तो वो किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे हम वो पढ़ते हैं। पहली चीज़ जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इफेक्ट होता है, पहली चीज़ प्राइस ऑफ इनपुट्स। प्राइस ऑफ इनपुट्स मतलब जो उसके प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें लग रही हैं, चाहे वो मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, जो भी चीज़ें वो प्रोडक्शन में काम आ रही हैं, उनको हम इनपुट बोलेंगे। अगर उनके प्राइस ज़्यादा हो गए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया मान लीजिए, ठीक है, लेबर बहुत महंगी हो गई है, तो फिर वो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो सप्लाई भी लो कर देगा, जो सप्लाई वो कर सकता था उससे कम सप्लाई करेगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इनपुट से हमारी सप्लाई इफेक्ट होती है इंडिविजुअल की। सेकंड, टेक्नोलॉजी यूज्ड। अगर उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर उसका मशीनरी उसके पास इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्शन भी, पुरानी मशीनरी है, टेक्नोलॉजीज बेटर नहीं है, तो वो प्रोडक्शन भी उतना नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फार्मर्स हैं जो सीड होता है, अब
आजकल हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हम डाल सकते हैं, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर पुराने तरीके से देखें तो उनमें फर्टिलाइजर्स नहीं डलते थे इतने ज़्यादा, ठीक है, और सीड्स भी पुराने होते, तो उनमें प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो आजकल की जो क्रॉप हो रही है वो ज़्यादा बढ़ पा रही है, उसकी वजह से जो चीज़ें पहले कम प्रोड्यूस हो पाती थी अब ज़्यादा हो पा रही हैं। तो ये तो एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया। तो लेकिन अगर हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो मशीनरी पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी वो कौन सी यूज़ कर रहा है उस पर कर रहा है। कोई काम एक इंसान हाथ से कर रहा है और कोई काम मशीनरी से कर रहा है, तो ऑफकोर्स मशीनरी से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करिए, ये बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी सप्लाई पे। थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं जैसे सब्स्टिट्यूट्स। मान लीजिए आप टी है, आपके पास टी मैन्युफैक्चर करते हैं, और मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि आपके पास बॉल पेन का प्रोडक्शन करते हैं, और आपको पता चला मार्केट में कि जेल पेन का आजकल ज़्यादा प्राइस हाई है, और दोनों में आपका खर्चा उतना ही होता है बनाने में, बट जेल पेन भी बनाते थे आप, बट मेन आपका बॉल पेन का था। आपको लगा नहीं जेल पेन के प्राइस ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप अपनी सप्लाई भी जेल पेन की बढ़ा लेंगे, बॉल पेन की कम कर देंगे अगर आपको लगेगा इसमें कम फ़ायदा है। तो प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, अगर प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट है, बॉल पेन का सब्स्टिट्यूट एक जेल पेन हो सकता है, उसके प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, तो आप प्रेजेंट जो गिवन गुड है आपका, जो आप अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लाइक बॉल पेन, तो आप इसका कम कर देंगे। मान लीजिए कोई फार्मर है, वो वीट और राइस दोनों बना सकता है। अब तक वो वीट प्रोड्यूस कर रहा था, बट उसे लगा इसी फार्म के करने से राइस के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, तो मैं इसी फार्म में जो मेरी लैंड है इसमें मैं वीट की जगह राइस का कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे राइस से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऑफ कोर्स ही विल शिफ्ट टू राइस प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स भी अफेक्ट करता है ऐसे। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा देती है आपके प्रोडक्शन पे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, आप कम प्रोड्यूस करोगे क्योंकि आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। ओन प्राइस ऑफ गुड्स, जिस गुड की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरे पास बॉल पेन है, अगर इसका प्रोडक्शन चल रहा है, मान लीजिए अभी ये 5 रुपीज़ का है, अभी 10 रुपीज़ का हो गया, ऑफकोर्स आई विल इंक्रीज माई सप्लाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और इसके अगर प्राइस 5 से भी और कम हो गए, 3 रुपीज़ हो गए, देन आई विल डिक्रीज माई सप्लाई, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट, गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अब जो फर्म मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका क्या मोटिव है, बेसिकली उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सप्लाई कैसे करेगी। मान लीजिए कोई नई नई फर्म आई है मार्केट में, उसको चाहिए कि मुझे पहले अपना नाम बनाना है और मुझे प्रॉफिट नहीं देखना, ठीक है। उससे अगर अपना नाम बनाना है तो वो क्या करेगी, कम प्राइस पे भी चीज़ें बेच देगी, ठीक है। अदरवाइज तो ज़्यादा प्राइस होते हैं, हम तभी सामान सप्लाई ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो कम प्राइस पे भी सामान बेचेगी, क्योंकि बेसिकली उसको अपना मार्केट में नाम करना है। तो ये एक चीज़ की फर्म का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। नेक्स्ट, अभी हमने एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ी, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है कोई। अब हम पढ़ेंगे एक पूरा मार्केट लेंगे, जिस मार्केट के अंदर आपके अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, 4-5 फर्म होंगी। अब उस पूरे मार्केट को स्टडी करेंगे कि वहाँ पे सप्लाई कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, ठीक है। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द अबव फैक्टर्स। तो ऊपर वाले सारे फैक्टर्स तो वर्क करेंगे ही ऑफकोर्स इसमें, जैसे टेक्नोलॉजी है, इनपुट है, टैक्सेस है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, प्राइस ऑफ ओन प्राइस है, तो ये सारी चीज़ें भी करेंगे। एडिशनली 3 और इसमें फैक्टर्स आएंगे जो अफेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जैसे डिमांड में भी था, तो जैसे इसके अंदर एक आता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। भाई अगर एक मार्केट को स्टडी करें, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतना ही सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर मेरे पास बॉल पेन बनाने की 2 ही फर्म थी, तो एक लिमिटेड प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई आ रही थी बॉल पेन की। अब मेरे इस बॉल पेन को बनाने की 5 फर्म्स आ गई हैं, 2 की जगह 5 हैं, तो ऑफकोर्स ये बॉल पेन का प्रोडक्शन ज़्यादा सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर किसी फर्म को ऐसा लगता है कि भी फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो क्या करेगी, सोचेगी अभी तो प्राइस कम है, मैं सप्लाई कम करती हूँ या करता हूँ, जैसे ही क्या कहते हैं प्राइस बढ़ेंगे तब अपना स्टॉक जो बचा रखा है उसे हम तब निकालेंगे, ठीक है। जैसे प्याज के आपने देखा होगा स्टॉक रख लेते हैं लोग, जैसे प्याज के दाम लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं, अभी 80-100 हो रहे हैं, तो वो और बढ़ने का वेट करते हैं, तब तक वो स्टॉक रखे रखते हैं। इनफैक्ट वो गुड्स ऐसे हैं जो ख़राब भी हो जाते हैं,
लेकिन मोस्टली लोगों का यही होता है, अगर एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो वो तब तक होल्ड कर लेते हैं अपने स्टॉक को और तब निकालते हैं जब उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो ये मार्केट में हम ये चीज़ और ऐड करेंगे। एक फैक्टर और है मार्केट में सप्लाई का कि मान लीजिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर ये ज़्यादा अच्छे हैं जिस जगहों पे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो पाएगी। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं है, आराम से सामान मार्केट तक नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पे सप्लाई कम होगी। ओके, दीज आर द ऑल फैक्टर्स विच affects market supply and these were the factors which were affecting individual firm और producer supply। मार्केट में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ओके एक होता है, अब जैसे इंडिविजुअल का और मार्केट का हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, ऐसे सप्लाई फंक्शन बेसिकली होता क्या है? सप्लाई फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। जो जो फैक्टर सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो सारे फैक्टर्स हमने अभी पढ़े, उन सब का और क्वांटिटी सप्लाइड का क्या रिलेशन है इस कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। तो उसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो हमने पहले पढ़े थे। तो 6 फैक्टर्स थे जिसमें आपका ओन प्राइस था, अदर गुड प्राइस था, टैक्सेशन था, गवर्नमेंट का कुछ अगर है वो है, अपनी ऑब्जेक्टिव क्या है या उसका एम क्या है फर्म का, वो भी था उसके अंदर, टेक्नोलॉजी थी। तो ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ गए। तो ये उन्हीं के शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सप्लाई का शेड्यूल भी एक बार देखते हैं कैसा होता है, कैसा रिलेशन होता है प्राइस में और सप्लाई में। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की अगर बात करी जाए तो बेसिकली शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो एक टेबल जो शो करती है कि सप्लाई कैसा इसका कर्व होगा या कैसा बिहेव करेगी, इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। तो अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेस। तो बेसिकली जो सप्लाई शेड्यूल है वो आपको शो करता है डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप देखोगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। ऑफ कोर्स कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर यही करेगा, जब प्राइस बढ़ेंगे तो वो सप्लाई भी अपनी बढ़ा देगा। बट नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। इसमें हम बाकी जो फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं या इनपुट्स का प्राइस ले रहे हैं या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ले रहे हैं या ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, उन सबको नहीं लेंगे। एज्यूम करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज है जब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे डिमांड और प्राइस की इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, हमारा नीचे की तरफ जाता है, सप्लाई का हमारा ऐसे जाता है, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर मेरा 1 पे अगर 5 है तो ये ऐसे हो गया है, 2 पे इतना है। तो आप सोचोगे सारे पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करूँ देन आई विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। Clear? So there is a direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. Clear? Okay. अब बच्चे जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन पढ़ा था, ऐसे ही मार्केट सप्लाई फंक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट की सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। तो वही सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि मार्केट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअल के प्लस 3 और थे जो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं शॉर्टकट में। तो ये इसकी एक, अगर आपको मार्केट सप्लाई फंक्शन लिखने को आ जाए तो आप ये पूरा इसके अंदर लिख देंगे कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। और फिर SX मीन्स सप्लाई इक्वल्स टू फंक्शन दिस। सबके शॉर्टकट्स हैं, प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, टैक्सेशन और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, ये सारे टेक्नोलॉजी, ये सब इनके शॉर्टकट्स है। यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन बुक, सारा का सारा। अच्छा, अब हम शेड्यूल की बात कर रहे थे। इंडिविजुअल का शेड्यूल हमने देख लिया, अब मार्केट का भी देख लेते हैं। इट इज़ द शेड्यूल ऑफ अ गुड इज मियरली सम ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड। जैसे इंडिविजुअल में तो एक ही के हमने प्रोड्यूसर की बात करी, एक ही फर्म की बात करी और उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया जो एक पॉजिटिव रिलेशन थी। मार्केट में क्या होता है? एक प्रोड्यूसर तो होता नहीं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं एक मार्केट के अंदर, तो उन सबका एक एक बन जाएगा शेड्यूल और हम सबका ऐड कर देंगे। सारे जो फर्म्स हैं उन सब की सप्लाई को ऐड कर देंगे डिफरेंट प्राइस पे एंड वी विल गेट द मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट
showing various quantities of a commodity that all producers are willing to sell at different level of price during a given period of time. एक given period of time में जितनी quantities वो willing है sell करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है ऐसे, दूसरी फॉर्म है ऐसे, SB, जैसे हमने ऐसे का पहले लिया, एक का हमने इंडिविजुअल ले लिया, ये एक और है, तो इन एक और भी मान लो और भी मिल जाते हैं, तो इन सब का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें सप्लाई ऑफ मार्केट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको आप देखो कैसे हमने ग्राफ पे दिखाया। 1 प्राइस पे जैसे पुराना वाला ही ले लिया ये वाला, तो 1 पे 5 है, 2 पे इतना है, इतनी सप्लाई हो रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रही है। फिर हमने एक बी जो है फॉर्म उसकी भी सप्लाई ले ली है, तो 1 पे वो इतना सप्लाई कर रहा है, 2 पे इतना प्राइस पे, 3 प्राइस पे इतना, तो ये इसकी सप्लाई हो गई। तो हमें मार्केट की अगर सप्लाई निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की सप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इन्हीं को जब आप ग्राफ में दिखाओगे तो ऐसे की जैसे एक स्ट्रेट लाइन थी, SB की आप लोगे वो भी एक इस तरह पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा। आप इनको स्ट्रेट लाइन से भी शो कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है और आपको दिखाना है तो। ठीक है, बस एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जो मार्केट का सप्लाई कर्व होता है दैट इज़ फ्लैटर, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे दिखेगा, जैसे ये वाले थोड़ा ऊपर दिखेंगे आपको इंडिविजुअल के, मार्केट के आपके थोड़े से नीचे होता हुआ दिखेगा। चाहे आप स्ट्रेट लाइन में शो करें, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि एक का ऐसे है, एक का ऐसे है, और मार्केट का जो है वो थोड़ा सा स्टीप, थोड़ा फ्लैटर है, और ये बी का, ये ए का, स्ट्रेट लाइन में भी शो, बट इट शुड बी लिटिल फ्लैटर। वाई, रीजन इसका ये है, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इनसे ज़्यादा फ्लैटर है, बिकॉज with the change in price the proportionate change in market supply is more than the proportionate changes in individual supply। मतलब जितना प्राइस के चेंज होने से जितना चेंज इंडिविजुअली इन सब पे आया है, इन्होंने अपनी सप्लाई जो बढ़ाई है उनके उन सब दोनों से ज़्यादा, क्योंकि दोनों का हमने ऐड कर दिया है, मार्केट की सप्लाई पे ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो ज़्यादा मतलब कम प्राइस के इफेक्ट कम हुआ है, सप्लाई पे ज़्यादा हो, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया बट क्वांटिटी सप्लाइड एकदम ज़्यादा बढ़ गई है या कम हो गई है प्राइस के ऊपर नीचे होने से, इसलिए थोड़ा फ्लैटर होता है। तो दिस इज़ द रीज़न। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो आप बताएंगे चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज होती है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपको और सारा क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड था ऐसे ही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने अभी देख ही लिया पूरा ग्राफ से कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस में और सप्लाई में, तो यही लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन आपको थोड़ा सा क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है तो आप कुछ चीज़ें पॉइंट्स बता देंगे, लाइक देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ इज़ वन साइडेड बेसिकली। इसमें अब आप ये नहीं देखोगे कि सप्लाई की वजह से प्राइस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आ रही है तो प्राइस कम हो गया। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम इधर देखेंगे कि प्राइस का सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये वन साइडेड लॉ है बेसिकली। आप दूसरी साइड नहीं देखते हैं इसमें कि सप्लाई की वजह से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम एज्यूम करी जाती हैं लॉ के अंदर। इट डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। आपको ये तो पता चल रहा है कि प्राइस से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैग्नीट्यूड जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई से नहीं पता चलता है। अच्छा, अभी हमें जैसे ये पता चल गया प्राइस ज़्यादा सप्लाई, कम प्राइस कम सप्लाई। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, तो एक्सेप्शंस क्या हैं वो आप देख लीजिए, 4 हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में मेरे गुड्स के प्राइस बढ़ने वाले, कम होने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा पेन है जो अभी 10 रुपीज़ का है, मुझे लग रहा है भैया ये तो 5 रुपये का हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, तो मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट अपना स्टॉक निकालूंगी, चाहे अभी मुझे प्राइस कम लग रहे हैं इसके। ठीक है, लो प्राइस पे भी इसको बेच दूंगी बिकॉज मुझे लग रहा है फ्यूचर में और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए
जो हमारी क्रॉप हैं ये सारी हैं, अब ये सारी वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। अब अगर मुझे ये नहीं पता इस बारिश हो रही है या नहीं हो रही, या कुछ बाढ़ आ गई तो मेरी फसल सारी ख़राब हो गई, तो चाहे प्राइस ज़्यादा भी हैं, मुझे सप्लाई ज़्यादा करनी थी ज़्यादा प्राइस के लिए, लेकिन मेरे पास प्रोडक्शन तो उतना नहीं हुआ बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अनफोर्सिन चेंजेस इन द वेदर। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल गुड्स भी एक एक्सेप्शन है जिसमें हमेशा ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। एंड नंबर 3 इज़ पेरिशेबल गुड्स। ये कौन से होते हैं? जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जैसे जो चीज़ें ख़राब होने का डर है, अगर मान लीजिए मेरे पास बनानाज हैं, ठीक है, बनाना के प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मैं उसे बहुत दिन तक ज़्यादा सप्लाई करती रहूँगी। अगर मुझे लग रहा है अभी प्राइस कम है और 2 दिन बाद बढ़ने वाले हैं, बट मैं उसे ज़्यादा दिन तक खींच नहीं सकती क्योंकि मेरे बनानाज ख़राब हो जाएंगे, तो मुझे तो वो लो प्राइस पे भी बेचने ही है मार्केट में। ठीक है, तो ये वाले पे भी हमारा वर्क नहीं करता लॉ ऑफ सप्लाई। नंबर 4, बैकवर्ड कंट्रीज़, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और की कमी है, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है या रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो चाहकर भी हाई प्राइस से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। क्लियर? दीज आर द 4 पॉइंट्स विच वी कैन इंक्लूड इन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, अब हमारे पास आता है जो हमारा सप्लाई कर्व है उसमें चेंजेस। ठीक है, अब सप्लाई कर्व जो होता है उसमें 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं। या तो मेरा सप्लाई कर्व ऐसे ही ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ बढ़ा और यहाँ कम हुआ, या मेरा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ या फिर लेफ्ट शिफ्ट हुआ, इसे बोलते हैं शिफ्ट। लेकिन यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ एक्सटेंशन, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारा सिर्फ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो वो, इसका मतलब होता है कि सप्लाई मेरी अपने ही प्राइस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, उसमें प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से, तो इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये लाइन आप याद कर लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अगर मेरे बॉल पेन का अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ, कर्व बना रही हूँ, तो इसमें ही प्राइस की चेंज की वजह से जो मेरी सप्लाई में चेंज आ रहा है, मतलब अगर मेरे प्राइस कम हो रहे हैं तो मैं इसकी सप्लाई कम करूँगी, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं बढ़ा दूँगी, तो वो जो चेंजेस है उन्हें बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो अब आप देख लो, नॉर्मल से बेसिक ग्राफ है, पहले प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी थी। ठीक है, अब मुझे पता चला भाई ये तो मेरे इसके प्राइस बढ़ गए हैं, 5 रुपीज़ से ये 10 रुपीज़ का हो गया, तो मैंने सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है, प्राइस भी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, मेरा अगर मान लीजिए वो कम हो गए थे, 5 की जगह 3 रुपये का पेन हो गया, तो ये नीचे पहुंच गया यहाँ, तो ये मेरा जो सप्लाई का है शिफ्ट नहीं हुआ है, उसी में ही ऊपर नीचे चेंजेस आए, तो इनको बोलते हैं हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, मूवमेंट अलोंग मीन्स इस सप्लाई कर्व में ऊपर नीचे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो या तो मेरा ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा सप्लाई कर्व या फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर ये ऊपर गया सप्लाई कर्व मेरा, दैट मीन्स एक्सपेंशन इन सप्लाई, मेरी सप्लाई बढ़ा दी है अपनी। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर मेरी सप्लाई प्राइस कम हुए हैं तो मेरी सप्लाई भी कम, दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? अच्छे से आ गया समझ? अब हम दूसरा पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड नहीं आ रहा है, आप दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं, चेंज इन सप्लाई, इसमें शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व में, और इसमें जो चेंज आता है, अ चेंज इज वन ऑफ अदर फैक्टर शिफ्ट द सप्लाई कर्व। इसमें क्या, जो दूसरे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, लाइक टैक्स, इंक्रीज इन इनपुट्स, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज है, उनकी वजह से सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस उतना ही है, इसमें हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे टैक्स बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल लेके देख लो,
मान लो मेरा प्राइस इतना था, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इतने प्राइस में मैं इतनी क्वांटिटी क्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रही थी, ठीक है। ये मेरा सप्लाई कब था। अब क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया। अब टैक्स मेरा जैसे इंक्रीज हुआ तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मैंने अपनी सप्लाई कम कर दी, तो मैं क्यू से Q2 पे आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ की जगह पता चलता मेरे प्राइसेस बढ़ गए हैं, मेरे टैक्सेस कम हो गए हैं मान लो, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होता तो मैं सप्लाई बढ़ा देती, ठीक है। तो हमारा ये ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट हो रहा है सप्लाई का। तो इसमें क्या होता है, वही चीज़ें हैं, चेंज इन सप्लाईज अकर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दिस लीड टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इट कैन बी ईदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। राइट में हो रहा है उसका मतलब है कि देर इज इंक्रीज इन सप्लाई, फेवरेबल कंडीशन थी, और डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स अनफेवरेबल चेंजेस थे की वजह से वो लेफ्ट में गया। क्लियर? ओके, अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, बेसिकली हमें ये तो पता चला कि प्राइस की वजह से सप्लाई हमारी बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, लेकिन कितनी कम या ज़्यादा हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो हमें इससे पता चलेगा एक फॉर्मूले से, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई refers to degree of responsiveness of supply of a commodity with reference to change in price. प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, डिग्री, बेसिकली डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी से पता चलता है, ठीक है। आ तो रहा है चेंज, कितना आ रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट किससे करते हैं, मेथड है इसका एक जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं, ऐसे ही हमने डिमांड में भी किया था, और या फिर उसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस का फॉर्मूला क्या है, ES मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप निकाल रहे हो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी जो क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे थे उसमें कितना चेंज आया। मान लो पहले 10 यूनिट्स दे रहे थे, बाद में 15 दी, तो 5 यूनिट्स आपने बढ़ा दी, तो वो चेंज यहाँ पे लिखा जाएगा उसका परसेंटेज, और नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के में कितना चेंज आया, परसेंटेज। अब ये परसेंटेज कैसे निकलेगी, या तो क्वेश्चन में दी होगी या आपको कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आप निकालोगे, जैसे नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं, जितना चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में आया डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी पहले जो आप सप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो फिर हम इसमें से, ठीक है, तो चेंज इन सप्लाई बेसिकली क्या था, न्यू सप्लाई माइनस इनिशियल सप्लाई, तो आपका चेंज इन सप्लाई निकल जाएगा, उसको आप ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाय एक्चुअल इनिशियल मेरी कितनी सप्लाई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जैक्टली सेम यू विल डू विथ प्राइस, प्राइस का परसेंटेज निकालना है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारे दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, तो इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे फिर। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला को डिराइव करने का जो हमारा बेसिकली कैसे निकलता है, जैसे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऊपर था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे था, अगर आप इसको काट दोगे तो ये शॉर्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा आपका डेल्टा Q बाय Q, और प्राइस ऊपर चला गया, Q नीचे, और फिर ये बेसिकली आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले में भी डायरेक्ट लिख देंगे तो यू विल गेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक। अब हम कैलकुलेट करने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे होती हैं, जैसे हमने डिमांड में पढ़ी थी इलास्टिसिटी। दीज आर ऑफ बेसिकली 5 टाइप्स। नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जब प्राइस में स्लाइटली या ना के बराबर कुछ चेंज हो और आपकी सप्लाई फिर भी बढ़ती या कम होती जा रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई एट पर्टिकुलर प्राइस एंड सप्लाई बिकम ज़ीरो विद अ स्लाइटली फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस में माइनर सा ही ना के बराबर चेंज आया और आपकी सप्लाई या तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई या बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट, तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। बेसिकली ये जो है ये वाली इलास्टिसिटी, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, एक्चुअल में ये ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती है। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है,
तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ज़ीरो। लाइक अगर आपके प्राइस जो हैं उनमें ऊपर नीचे हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लाइक प्राइस आपका P1 हुआ है P2, बट क्वांटिटी सप्लाइड में कुछ चेंज ही नहीं है, वो आपकी एक ही जगह फिक्स्ड है। ऐसा भी कभी होता नहीं है फर्क, क्योंकि ये सप्लाई पे पड़ता है प्राइस का। तो ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। नंबर 3 होता है कि हाईली इलास्टिक, दैट मीन्स कि आपका प्राइस में कम चेंज आया है, सब प्राइस हल्के से बढ़े हैं, लेकिन आपकी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देखोगे प्राइस में तो इतना सा इंक्रीज़ हुआ, बट सप्लाई में कितना ज़्यादा हुआ। तो इसका फिर ये ऐसा बन जाएगा कर्व। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब नेक्स्ट है लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि आपकी प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है और सप्लाई में कम आया है। लेस इलास्टिक मतलब कम चेंजेस सप्लाई में आ रहे हैं, लाइक प्राइस आपका P से P1 हो गया, बट आपका क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम बढ़ी है। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली तो परसेंटेज इन चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइस, तो इसे बोलेंगे आप लेस इलास्टिक। लास्ट होता है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब वन इलास्टिक सप्लाई, मतलब जितना प्राइस में चेंज है उतना ही एग्जैक्टली सेम आपके सप्लाई में भी सेम परसेंटेज का चेंज है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। जितना प्राइस चेंज हुआ उतना ही सप्लाई। तो मेरा जो सप्लाई कर्व था वो भी एक स्ट्रेट लाइन है इसमें। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया। अभी सिर्फ हम 2 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इनके बेस पे, बिकॉज इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं फॉर्मूले में डाल के। तो 2 टाइप के मैं आपको करा देती हूँ। ओके बच्चे, अब देखो जैसा पहला न्यूमेरिकल क्या है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज, ये मैंने डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज बाय। आपको ये वर्ड्स ज़रूर ध्यान रखना है कि बाय लिखा है या टू लिखा है, क्या लिखा हुआ है। तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज्ड बाय 5 पर यूनिट। 5 रुपये से किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो गए, 5 रुपये से, 5 रुपये तक नहीं। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस सप्लाई डिक्रीज फ्रॉम 100 रुपीज़, 100 यूनिट्स। तो सप्लाई भी 100 से कम हो गई, ड्यू टू दिस सप्लाई डिक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट्स, ठीक है, टू 50 यूनिट्स। 100 से कहाँ तक पहुँच गई, 50 पहुँच गई प्राइस के कम होने से। तो डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफ़ ओरिजिनल प्राइस वॉज 15। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 15, हमने लिख दिया। नया प्राइस कितना है, क्योंकि 5 रुपये से कम हो गया है तो अब 10 हो गया नया प्राइस। डेल्टा पी क्या होता है, एक्चुअल चेंज जितना प्राइस में आया है, वो 5 रुपीज़ हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वांटिटी भी देख लेते हैं। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी सप्लाई की, 100, जो बाद में कितनी हो गई, 50। ठीक है, तो चेंज कितना आया क्वांटिटी सप्लाइड में, 50। ओके, अब हमें निकालना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो आप बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा क्यू इज़ 50, डेल्टा पी इज़ 5, देन पी इनिशियल, पी मीन्स इनिशियल प्राइस, जो पुराना प्राइस था 15 एंड पुरानी क्वांटिटी 100। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.5 एंड दिस 1.5 इज मोर देन 1, मतलब इसकी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी जो 1 होती है उससे ज़्यादा है, तो हम इसको हाईली इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अगर वैल्यू आपकी 1 से कम आती है तो आप लेस इलास्टिक बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इज 5। हमें इस बार प्राइस इलास्टिसिटी दी हुई है, यानी ES दिया हुआ है हमें। अ प्रोड्यूसर सेल्स 500 यूनिट्स ऑफ दिस गुड एट 5 पर यूनिट। हमें ये भी दिया हुआ है कि वो 5 पर यूनिट पे 500 यूनिट सेल करता है। हाउ मच विल ही बी विलिंग टू सेल एट 6 पर यूनिट। अगर प्राइस हमारा 5 से 6 पे पहुंच जाता है, बढ़ जाता है 1 रुपया, तो कितना बेचेगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, को न्यू क्वांटिटी सप्लाइड निकाल लिया। तो आप देखोगे इलास्टिसिटी 5 दी हुई थी हमें, पुराना प्राइस भी 5 दिया हुआ था, ये रहा, नया प्राइस भी दिया हुआ था P1, ये। तो चेंज कितना आया प्राइस में, पहले 5 था फिर 6 हुआ, यानी 1 पर यूनिट हो गया। क्वांटिटी में सिर्फ हमें दिया हुआ था पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 500। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ES की जगह मैंने 5 लिख दिया क्योंकि मुझे दिया हुआ था। ये फॉर्मूला है डेल्टा Q, यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इनिशियल सप्लाई पता है, पुरानी सप्लाई।
तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू ही लिख देंगे। नीचे डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस कितना है 1 लिख दिया। पुराना प्राइस 5 था, ऊपर लिख दिया। पुरानी क्वांटिटी जो थी 500 लिख दी। इनिशियल क्वांटिटी लिखनी होती है यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे आप, डेल्टा क्यू ये वैल्यू काट के फिर यहाँ पहुँच जाएगा। 500 हमारा आ गया। कितना आ गया 500 यूनिट्स, जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, अब मुझे नई क्वांटिटी सप्लाइड निकालनी है, न्यू है ये। तो न्यू कैसे आएगी, पुरानी वाली इनिशियल वो मेरी 500 थी, नई वाली भी मेरी 500 आ गई, तो मेरी अभी 1000 यूनिट्स न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चे आपके एग्जाम्स में आएंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करनी है। कोई भी चीज़ आपको दी सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज के बेस से पूछ रहे हैं तो आप पहले परसेंटेज निकाल लो। डायरेक्ट परसेंटेज भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में डाल लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं वीडियो बनाऊं अलग से न्यूमेरिकल्स के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।